देखो पूरा चैप्टर यहाँ पे कंसाइज हो गया है कि छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप एक बार इसको अच्छे से कर लेंगे ना कहीं आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए लाइबिलिटी वाले टॉपिक और कवर कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले सभी टॉपिक्स हो चुके हैं कवर। ड्यूटीज के हो चुके हैं, राइट्स के हो चुके हैं, पावर के हो चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारी लाइबिलिटीज के ऊपर। लाइबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर। देखो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि ड्यूटीज, राइट क्या है। राइट आपने 10 पॉइंट पढ़े, 10 से 12 पॉइंट। ड्यूटीज आपने 3 पार्ट्स में पढ़ी। एक तो हमारे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होती है, एक आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के हिसाब से होता है, और आपका एक डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट के बारे में बात की जाएगी। अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की क्या लाइबिलिटी होगी। अब 3 पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो बिजनेस है बच्चे, आपका बिजनेस या तो आप सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, या आप बिजनेस पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, या आप बिजनेस आपकी कंपनी ओपन कर रहे हैं। है तो सबका बिजनेस ही, बट ये डिपेंड कर रहा है कि एक स्मॉल लेवल, एक मीडियम लेवल, एक बहुत ही बड़े लार्ज एरिया पे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस ऑडिटर की ड्यूटी अलग अलग होगी। देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियोस के अंदर बताया था, जब मैंने क्वालिफिकेशंस एंड द डिसक्वालिफिकेशंस का पॉइंट पढ़ा था। ये चैप्टर नंबर 8 है, यहाँ पर हमने डिस्कस करना शुरू किया था, क्योंकि हर चैप्टर का एग्जाम्पल इसी पे है। ठीक है, आई होप सबको पता होगा, क्योंकि अगर आप पीछे से लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं। अब यहाँ पर लाइबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं कि एक ऑडिटर की लाइबिलिटी कैसी होती है टूवर्ड्स द सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात की जाए, टूवर्ड्स देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात की जाए, टूवर्ड्स देयर इज अ कंपनी के बारे में अगर बात की जाए, तो 1 बाय 1 तीनों को करते, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जब कोई एक व्यक्ति, एक पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। राइट, अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, और वो चाहता है कि जो उसकी जो बुक ऑफ अकाउंट है, जो उसके द्वारा की गई ट्रांजेक्शन है, उसको चेक किया जाए विद द हेल्प ऑफ द ऐसे पर्सन जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट पर्सन कौन होता है, जो कि आपको मैं कहूंगी ऑडिटर की हमने एक क्वालिफिकेशंस पढ़ी, याद है, हम पिछला भी रिवीजन करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि इन केस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न द ऑडिटर इज अपॉइंटेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये वर्ड है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो ऑडिटर है किसके बेस पे अपॉइंट किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अपॉइंट किया जाता है। Hence his liability is also determined by the contract। उसकी जो लाइबिलिटी होती है ना, वो भी किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का होगा बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट इस चीज का होगा कि आपने इतना काम करना है, ये बुक ऑफ अकाउंट चेक करनी है, आपकी लिमिट ये है। मतलब जब आप अपनी मर्जी से जब ऑडिट करवाते हैं, देखो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो ऑडिटिंग है वो कंपल्सरी नहीं होती, देयर इज अ नो, ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए ऑप्शनल होती है ना। और इन केस ऑफ द कंपनी की बात की जाए तो ये मैंडेटरी होती है, कंपल्सरी होती है। राइट, तो इसी वजह से जब आपके पास ऑप्शनल होती है, जब आपके पास ऑप्शनल ही होगी, तो आप अपने हिसाब से क्या करोगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करोगे। तो हर एक चीज को क्या किया जाएगा, प्री डिफाइन किया जाएगा कि आपको कौन सी बुक चेक करनी है, आपके लिए ये पॉसिबिलिटी है। इन केस मैंने कहा कि आपका दायरा, अब मैं आपको मान रही हूँ, जितने बच्चे आप अब देख रहे हैं अपने आप को यहाँ रखो, मैं आपको एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपको इतना इतना बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है, और इसके अंदर जितनी भी गतिविधियां होंगी आप उस चीज के लिए लाइबल हो। अगर आपने आउट ऑफ बाउंड्री मीन्स कि इसके इधर साइड बाहर यहां पर किसी भी तरह का एक्टिविटी परफॉर्म की, यहाँ पर इस एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म की, तो यहाँ पर आप खुद लाइबल होंगे। समझ पा रहे हैं, मीन्स कि जब आउट ऑफ बाउंड्री चला जाएगा पर्सन, तो उसके लिए वो खुद लाइबल होगा। ये सभी चीजें ना कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की जाती है। वेट, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि इफ ही डज नॉट डू हिज वर्क, अगर वो अपना काम नहीं करता स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली और द नेग्लिजेंट हिज डूइंग हिज वर्क, देन ही शैल बी लाइबल फॉर सच टुवर्ड्स द क्लाइंट। उसके क्लाइंट के प्रति वो लाइबल होगा अगर उन्होंने काम अच्छे से ढंग से नहीं किया। अगर विद इन वर्क ही है वो काम कर रहा है, बट वो काम सही पूरा ही नहीं किया, अगर पूरा किया है तो लापरवाही से किया है, लापरवाही बरती है, तो कहीं ना कहीं भुगतान भी उसे को ही उठाना पड़ेगा। किसको, ऑडिटर को। समझ पा रहे हैं,
तो इन द रियलिटी द बाउंड्री ऑफ द लाइबिलिटी, अगर सच बात बताए तो अगर इवन बुक्सों के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ है, वैसे मैंने सभी बुक्स के अंदर देख लिया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो नॉर्मल सी बात है मैं सभी के कंटेंट को लेके आपको वीडियो प्रोवाइड करूं, राइट। तो यहाँ पे मुझे कंक्लूजन क्या मिला है कि एक बाउंड्री जो है ना ऑडिटर की लायबिलिटी की डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट जितना भी है ऑडिटर की लायबिलिटी उसके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है और आपके बिजनेस का स्कोप देखा जाता है, स्कोप ऑफ द वर्क स्पेसिफाइड टू इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिखो क्या लिखा हुआ है, द बाउंड्री ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर वाज वेरी वाइड, बहुत लंबी चौड़ी ऐसे लिस्टें बनी हुई है कितनी क्या लायबिलिटी है, एंड मेनली किसके ऊपर डिपेंड होता है ये, ऑन द बिजनेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है और उसके कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस होता है, वेट, ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस होता है। दूसरा, यहाँ पर इसकी लायबिलिटी भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिसाइड होती है, ठीक है। अगर वो अपनी शिद्दत से, अपनी एक्यूरेसी से काम नहीं करेगा तो उसकी नेग्लिजेंसी का जो परिणाम है, वो जो उसकी लापरवाही का परिणाम है, उसको खुद भुगतना पड़ेगा। भुगतना दैट मीन्स लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा, जिस भी के प्रति भी उसकी वजह से जिसको नुकसान पहुंचे उसको उसके पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा, सेम एज इट इज सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आल्सो द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर इन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर भी जो ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो किससे होती है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती है, और साथ ही साथ जो लायबिलिटी होती है वो भी डिटरमाइन की जाती है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म का जो डीड होती है, इवन जो एक्ट होता है वो क्या होता है 1932, और इनके अंदर डीड भी बनती है। डीड का मतलब क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक कुछ मेंशन है कि ऑडिटर के लिए ये रूल है, ऑडिटर के लिए ये रूल है, ऑडिटर के लिए ये रूल है, तो उन रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन रूल्स को अगर ऑडिटर फॉलो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं ऑडिटर को यहाँ पर भी लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा, अपने इवन कैश देना पड़े या कुछ भी करना पड़े, अपने क्लाइंट को संतुष्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, इफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन रिलेशन टू द ऑडिट आर कंटेन इन द पार्टनरशिप डीड में है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पूरा करे, कंप्लाई करे, ठीक है। कंप्लायंस इज विद द सेम, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही उसको माने। इज इट क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ द कंपनी के केस के अंदर कैसी लायबिलिटी होगी। अब यहाँ पर तो देखो, अभी एक बात लिखी मैंने कि यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में जैसा चीजें लिखी होंगी उसके लिए वो लाइबल होगा, और उसके अलावा उसने किया तो लाइबल होगा। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया बट उसने लापरवाही से किया, उसका व्यवहार अलग था, खराब था, तो कहीं ना कहीं वो लाइबल होगा उन चीजों के लिए। बट कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उनके लिए मैंडेटरी होता है। मैंने इंट्रोडक्शन में लाइन पढ़ाई ना आपको। लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ द कंपनी के बारे में अगर बात की जाए तो जो कंपनी के जो ऑडिटर की जो लायबिलिटी होती है वो प्रोविजंस होते हैं कंपनी एक्ट 2013 की होती है, ठीक है, 2013 की होती है, और उसके अकॉर्डिंग लायबिलिटी को डिफाइन किया जाता है कि कितने के लिए वो लाइबल होगा। अब कंपनी एक्ट के दौरान लायबिलिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज दैट द सिविल लायबिलिटीज एंड सेकंड इज दैट द क्रिमिनल लायबिलिटी। कुछ एक ऐसे दायित्व होते हैं जिसको आप माफ कर सकते हो, जिसमें कोई इंटेंशन नहीं होती है, बाय द डिफॉल्ट हो गई है, बाय द मतलब लापरवाही की वजह से हो गई है, उनके लिए अगर बात की जाए तो उनको बोला जाता है सिविल लायबिलिटीज। और उनके इस केस के अंदर आपको केवल आपको रेक्टिफाइज करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट क्रिमिनल लायबिलिटीज के अंदर क्या होता है कि आप जो भी कर रहे हो इंटेंशनली कर रहे हो, आपका पर्पज ही उसको मतलब फ्रॉड करने का है, ऑडिटर खुद फ्रॉड करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको क्राइम की पॉइंट ऑफ व्यू से उसको दर्शाया गया है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ था, कमेंट्स एनी criminal liabilities is the comments any act which is legally considered as to be the
क्राइम, उसको किस तरीके से कंसीडर करेंगे, क्राइम की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है। देन ही इज सेड टू बी द इंडल्जिंग इन द क्रिमिनल एक्टिविटी, दैट मीन्स उसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंक्लूड कर लिया जाएगा। इंडल्जिंग का मतलब होता है लिप्त करना, ठीक है, इसको इंक्लूड करना, ठीक है। अब अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे क्रिमिनल लायबिलिटीज के अंदर माना गया है, तो आपके ऊपर स्पेशल फाइन भी अप्लाई किया जाएगा और आपको प्रिजन के अंदर भी सेंड किया जा सकता है। प्रिजन का मतलब होता है बच्चे कि आपको जेल में भी भेजा जा सकता है अगर आपने इस तरीके की एक्टिविटी की इंटेंशनली की। अगर सिविल लायबिलिटीज की अगर बात की जाए तो वहां पर आपको ऊपर स्पेशल फाइन नहीं किया जाता, ना ही आपको जेल के अंदर भेजा जाता, दोनों में ये डिफरेंस है। अब सिविल लायबिलिटीज के अंदर आपको 4 लायबिलिटीज के रिगार्डिंग आप लाइबल होंगे, की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको आप पे ऑफ करो, उनकी जितना भी नुकसान हो आप उसको पे ऑफ करो। सबसे पहले क्या है, नेग्लिजेंस का है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही करना बच्चे, ठीक है, कि आपकी लापरवाही के कारण हुआ है। मिस फैंसीनेंस का मतलब होता है कि आपने आपका जो व्यवहार था, आपका ऑडिट करते टाइम जो भी आपने काम किया है, आपके बोलने का व्यवहार, आपके काम करने का तरीका, आपने आपकी टोन, आपकी पिच, आपकी कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आपके आसपास का इन्वायरमेंट, आपका वो गंदा था, बिल्कुल मतलब दुर्व्यवहार की अगर मैं बात करूं, एज इट इज अगर मैं कहूंगी दुर्व्यवहार था, ठीक है। और एक होता है थर्ड पार्टी के प्रति लायबिलिटी होना। थर्ड पार्टी कौन होती है, स्टेक्स होल्डर्स होती हैं, जो कंपनी की जो कंपनी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, आउटसाइडर की बात की जाती है, राइट। और एक होता है लायबिलिटी अंडर द कंपनी एक्ट। तो सबसे पहले नेग्लिजेंस के बारे में बात करते हैं। नेग्लिजेंस के मतलब क्या होता है कि आपकी लापरवाही के कारण आपने सावधानी से, आपने अपनी शिद्दत से, आपने अपनी एफिशिएंसी के साथ, आपने अपनी सिंसियरिटी के साथ, अपने रूल के साथ, एथिक्स के साथ आपने काम नहीं किया, जिसके कारण आपके काम करने के तरीके में गलती आई, और गलती आने के कारण जो भी पर्सन है, जो भी उस रिपोर्ट को देख रहा है, जिसके कारण उसको नुकसान हुआ, आप उसके लिए लायबल हो। समझ में आ गई, प्रॉपर आ गया समझ में, ओके, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑडिटर दैट he will do his work with the due cautions, diligence, efficiency, sincerity, and he is abide all the provisions of his contract with the client and the provision of the company act। ये कह रहा है कि हर एक को ये माना जाता है कि हर एक जो ऑडिटर है इन चारों पांचों बातों को देखकर ही काम करेगा, ये माना जाता है, ये सोचा जाता है। कॉजन्स का मतलब क्या होता है कि सावधानी से, ठीक है। डेलिगेंस का अगर मैं प्रॉपर मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है परिश्रमी से, मतलब कि बहुत शिद्दत से काम करना। एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, मतलब कि उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी की बात की जाए तो, ठीक है, वो इतनी कैपेबिलिटी के साथ वो क्या करना चाहे, अपनी काम करना चाहिए उसको। ईमानदारी होती है, सिंसियरिटी, ईमानदारी। ये माना जाता है कि जो भी ऑडिटर्स होता है वो इन सब चीजों को ध्यान मद्देनजर रख के फिर वो काम करते हैं। और ऑडिट का मतलब होता है पालन करना, ठीक है। चलो जी, बट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू क्लेरिफाई द डिफाइन द टर्म द नेग्लिजेंस। ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है कि मैं नेग्लिजेंस को बता पाऊं कि नेग्लिजेंस का एग्जैक्ट मतलब ये है, बट कहीं ना कहीं आपको यही आता है कि नेग्लिजेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई समझदार व्यक्ति ना गलती कर देता है, लापरवाही वही होती है ना। अब आप सीढ़ियों पे चल रहे हो, एकदम से फिसल गए हो, लापरवाही क्या होती है कि आपने ध्यान से नीचे नहीं देखा कि नीचे पानी गिरा हुआ था, आपने ये नहीं देखा कि आपकी चप्पल जो थी वो थोड़ा सा मतलब चिकनी हुई थी, फिसलनी थी, या फिर मैं कहूँ कि पुरानी हो चुकी थी, या फिर मैं कहूँ कि आप चलते चलते आपका पैर मुड़ गया कि आपने नीचे नहीं देखा। ये लापरवाही है, और कि मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। अब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको ये पता है कि 3 घंटे के अंदर पेपर करना है पूरा। अब आप पहले से ही उसके रिगार्डिंग एनालिसिस नहीं करेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे कि इतने मिनट में मुझे इतना पेपर करना है, इतने मिनट में मुझे इतना पेपर करना है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इस चीज को नेग्लिजेंस हर पॉइंट ऑफ व्यू से बचे, तो दैट्स अ रीजन मैं आपको भी कहूंगी कि जब आप एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपको कितने मिनट के अंदर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं इसका मीनिंग अगर मैं क्लैरिफाई करूं तो डूइंग समथिंग दैट अ प्रूडेंट एंड द रीजनेबल पर्सन वुड नॉट डू, मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति जिससे आशा नहीं थी कि वो ऐसा कर सकता है, फिर वो भी कर देता है। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकपूर्ण ऐसा व्यक्ति, ठीक है। विवेकपूर्ण व्यक्ति होता है मतलब कि जिसको मतलब उचित रूप से पता हो कि हाँ हो क्या रहा है। रीजनेबल होता है जो कॉज एंड इफेक्ट्स को मेजर करके करता है,
राइट, नॉट डूइंग समथिंग दैट इज अ प्रूडेंट एंड रीजनेबल पर्सन वुड डू, या फिर ऐसे विवेक बढ़िया व्यक्ति ने जिसको नॉलेज नहीं है उसने ये काम किया, उसकी वजह से नेग्लिजेंस होते हैं। ठीक है, नेग्लिजेंस इंक्लूड ऑल सच एरर, नेग्लिजेंस उन सभी एरर्स को इंक्लूड करेगा जो कि दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे के नुकसान पहुंचा है, उस सभी फैक्टर्स को नेग्लिजेंस में डालेगा, चाहे वो कुछ भी है, चाहे आपको लॉज के बारे में नॉलेज नहीं थी, चाहे आपने सावधानी से काम नहीं किया, चाहे आपकी लापरवाही थी, बट आपकी लापरवाही के कारण दूसरे को नुकसान पहुंचा है, उन सभी एरर्स को वो नेग्लिजेंस में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट्स इंक्लूड द विलिंगफुल एज वेल एज द इनवॉलेंट्री मिस्टेक, विलिंगफुल किया या इनवॉलेंट्री किया है, मतलब कि कोई इच्छा नहीं थी मिस्टेक करने की, बट ड्यू टू देयर इज अ लैक ऑफ द नॉलेज भी हो सकता है, बट आपके इन सभी सिस्टम के कारण बट दूसरे को तो नुकसान पहुंच गया ना, तो इसीलिए आपको गिल्ट महसूस होना चाहिए कि आपकी लापरवाही के कारण दूसरों को नुकसान हो गया। द ऑडिटर शुड हैव बीन नेग्लिजेंट इन डूइंग हिज वर्क, अपने काम को करते वक्त नेग्लिजेंट हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है ये जो याद रखना है आपको। ठीक है, अपने काम को करते वक्त उसकी लापरवाही हुई है, या फिर he did his work without the exercising due to the result, उसने मतलब फोकस नहीं किया, सावधानी नहीं बरती, अलर्टनेस नहीं रहा, ऑनेस्टी से काम नहीं किया, इस वजह से भी हो सकता है। या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑडिटर नेग्लिजेंस द क्लाइंट हैज सफर्ड अ लॉस, उसको फिर क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। या फिर मैं कहूंगी कि उसको नॉलेज नहीं थी अपने फील्ड के बारे में, देयर इज अ लैक ऑफ, ड्यू टू देयर इज अ लैक ऑफ द नॉलेज। ठीक है, अब जिन जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया उनको बहुत अच्छे से करना। अब बहुत से नीचे ना आपकी बुक के अंदर बहुत सारे केसेस दिए हुए, उन केसेस को इवन आप छोड़ सकती हैं। ठीक है, अगर आप एक दो केस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना चाहते हैं इवन कर सकते हैं, बट यहाँ पर पॉइंट्स बन रहे हैं, इन पॉइंट्स को नोट आउट करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, चलिए द लायबिलिटी फॉर द मिसफीजेंस की अगर बात की जाए, इसका मतलब क्या है, दुर्व्यवहार करना। अब मैंने आपको बताया कि जो लायबिलिटी मतलब आप अपना काम कर रहे हो, उसके साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हो, आप रूड बिहेवियर से बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, क्लास के अंदर आपको काम मिला है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो बहुत रेगुलर बेसिस पे अगर काम करके आ रहे हैं, ठीक है, बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करके आ रहे हैं। वो क्या दिखा रहे हैं, हमसे तो होता नहीं, हमें तो समझ ही नहीं आया, इवन समझ में आया हुआ है, वो क्या कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आया, हमें तो ये था, घर पे काम आ गया था, मेरे पास फोन नहीं था, मैंने होमवर्क नहीं देखा, वट एवर रीजन, इतने रीजन बना रहे वो। ठीक है, तो यहाँ पर काम नहीं कंप्लीट है, तो क्या उसमें टीचर की गलती है? वो होमवर्क नहीं देख रहा घर जाके, क्या टीचर की मिस्टेक है? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा रूड बिहेवियर जिसकी वजह से आपके टीचिंग फैक्टर में इवन क्लास के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, वो भी कुछ एक बच्चों के कारण। ठीक है, होते हैं हर क्लास में एक दो बच्चा ऐसा होता है, इवन आपकी क्लास में भी मिलेगा एक दो बच्चा, क्यों हमारी क्लास में भी होते थे एक दो ऐसे बच्चे, हर क्लास में ऐसा होता है। ठीक है, हर स्कूल के अंदर, हर क्लास के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर ऐसा बच्चे होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत कम हो जाते हैं, बट कॉलेज और स्कूल लेवल में ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है कि एक दो बच्चे के कारण पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण पूरी क्लास का टाइम वेस्ट होता है। अगर मैं कहूं कि यही दुर्व्यवहार अगर ऑडिटर करने लग जाए तो पूरी कंपनी डिस्टर्ब होगी ना। तो दैट्स अ रीजन। यहाँ पे नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही खुद ऑडिटर की होती है। मिसफीजेंस का मतलब होता है कि आप जानबूझकर उस काम को कंप्लीट नहीं कर रहे, अपना व्यवहार दिखा रहे हो, अपना रूड बिहेवियर दिखा रहे हो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नेग्लिजेंस एंड द मिसफीजेंस इफ द ऑडिटर डज नॉट dispense his duty, exercise full cautions, intelligence and honesty, and he shall be guilty of the negligence। कहते हैं कि अगर उसने सावधानी से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से, अपनी ईमानदारी से अगर काम नहीं किया तो वो क्या है, नेग्लिजेंस के अंदर आता है। अगर मिसफिजिनेंस की अगर बात की जाए तो उसका मतलब है कि आपने आधा अधूरा डूइंग हिज एनी टास्क, आपने आधा अधूरा काम किया है। जो आपको काम दिया गया था आपने बिल्कुल ही छोटा मोटा काम कर दिया, फिर किया ही नहीं है। ठीक है, आपने अपने काम को रोकने की कोशिश की है। ठीक है, जिसके कारण एक कंपनी को नुकसान पहुंचा है। तो ये डेफिनेशन मिसफिजेंस की है और यहाँ पर नेग्लिजेंस की है। ये आपके लिए है, स्पेशल और डेफिनेशन दी हुई है मैंने, और बायफरगेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पढ़ना है, लिखा हुआ है, स्टूडेंट रीड दिस पैराग्राफ। ओके, नेक्स्ट आ जाता है लायबिलिटी टुवर्ड द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग लायबिलिटी क्या होगी। ओके, थर्ड पार्टी कौन कौन होती है बच्चे? थर्ड पार्टी होती है बच्चे आपकी आउटसाइडर पर्सन, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स। जो मैं कह रही हूं कि आपकी कंपनी है, ये है, और बाहर पर्सन खड़े हैं,
आपने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा कि अकाउंटिंग टर्म्स के इंपॉर्टेंस किसके लिए होती है, इनसाइडर पर्सन के लिए होती है, आउटसाइडर के लिए होती है। इनसाइडर कौन होते हैं, जो कंपनी के विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आउटसाइडर होते हैं जो कंपनी के अंदर एज अ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, जिसके अंदर आपके क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, जिसके अंदर आपके डेटर्स भी हो सकते हैं, बैंक भी हो सकते हैं जो बैंक आपको लोन देगा, गवर्नमेंट भी हो सकती है जिसको टैक्स रिसीव करना है, कंपटीटर भी हो सकता है, ठीक है, कोई आपको सामान बेच रहा है, खरीद रहा है। ये सारे के सारे पर्सन कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के लिए कंपनी के अंदर इंटरेस्ट रख सकते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। आउटसाइडर की बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गए हैं, डिवेंचर्स होल्डर आएंगे बच्चे, ये सारा एक साथ है, ठीक है। डिवेंचर्स होल्डर्स है, बायर है, सेलर है, डाटा है, क्रेडिटर्स है, बैंक है, एक्सेट्रा। दीज ऑल द पर्संस आर वेरी इंपॉर्टेंट और इन सबको हम थर्ड पार्टी कहेंगे। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ऊपर कि अगर मैं अभी भी दे देती हूँ क्योंकि ये पीछे बहुत यहाँ किया था हमने इसको डिस्कस। अगर मैं कह रही हूँ कि जो ऑडिटर ने ये इस पॉइंट हमने यहाँ पे टू इशू ऑफ द रिपोर्ट में किया था। अगर मैं कह रही हूँ कि अगर ऑडिटर ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके अंदर आपके प्रॉफिट एंड लॉस को भी रेक्टिफाई किया गया था, बैलेंस शीट को भी रेक्टिफाई किया गया था, फाइनेंशियल अकाउंट को भी रेक्टिफाई किया गया था, उन सबको फिर हमने प्रोस्पेक्टस में इशू कर दिया था, दिखा दिया था। और मैं कह रही हूँ कि ऑडिटर ने इन सबको चेकआउट किया था और उनकी रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर मिस्टेक नजर आ रही है। तो नॉर्मल सी बात है, तो इन प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत है, बैलेंस शीट में दिक्कत है, फाइनल अकाउंट में दिक्कत है, तो जो रिपोर्ट तैयार की है ऑडिटर ने, क्या उसमें दिक्कत नहीं मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, उसमें भी आपको दिक्कत मिलेगी, राइट। अगर मैं कहूं कि रिपोर्ट में दिक्कत है, तो जो प्रोस्पेक्टस में दिखाया गया है तो उसमें भी दिक्कत है। इस प्रोस्पेक्टस को देख के ही तो लोग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इट्स नॉर्मल। थर्ड पार्टी वही है, कंपनी के जो आउटसाइडर पर्सन होते हैं वो कंपनी के प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देख के ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो अगर मैं कहूं कि विद द उसको देख के अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है और वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी गलत है, तो क्या ये सारी की थर्ड पार्टी ऑडिटर के लिए लायबिलिटी बन जाएगी कि इनके जो भी नुकसान हुआ वो दो? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ देम यूजुअली एंटर इनटू द ट्रांजैक्शंस विद द कंपनी रियली अपॉन द ऑडिट अकाउंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑडिट अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इफ वी ड्यू टू एनी नेग्लिजेंस और द मिसफेनिनेंस आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑडिटर, एनी ऑफ दीज parties suffered a loss, then the auditor cannot be held the liability for the same। ऑडिटर वैसे इसके लिए लाइबल नहीं है, बट क्यों लाइबल नहीं है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सिंस देयर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड द थर्ड पार्टी, रीजन ये है कि क्योंकि ऑडिटर और थर्ड पार्टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट कंपनी और थर्ड पार्टी का जरूर रिलेशन होता है, ठीक है। Hence the absence of the contract between the two, why should the auditor liable toward the third party? यहाँ पे इसका आंसर है क्यों फिर ये थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होते हैं। देखो सबसे पहले क्योंकि द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर। अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट किसने चेकआउट की है? ऑडिटर ने की है। क्या लाइबल वो नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा जरूर। तो दैट्स अ रीजन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के कारण ऑडिटर इनके लिए लाइबल होगा। दूसरी बात क्या है, ऑडिटर का काम क्या है कि जो कंपनी के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जितने भी ट्रांजेक्शन है, उनको ये बताना कि वो ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, वो ठीक है या नहीं है, करेक्ट है, या फिर किसी भी तरह का फ्रॉड, मिस्टेक, एरर कुछ भी नहीं है, है ना। अगर है तो उसको एक्सप्लेन करने का, है ना, यही बात होती है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द ऑडिटर वाज अवेयर ऑफ द इनएक्यूरेसी एंड द इरेगुलरिटी कंटेन द देयरिन। अगर उसको पता है कि इरेगुलरिटी है, इनएक्यूरेसी है, एरर है, फ्रॉड है, मिस्टेक है, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी रिपोर्ट के अंदर शो करे। अगर वो शो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं लायबिलिटी भी उसके ऊपर आने वाली है। नेक्स्ट आ जाता है, द थर्ड पार्टी हैज एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शंस रियली अपॉन देयर इज अ अकाउंट सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर, एज अ रिजल्ट had they suffered enough। नॉर्मल सी बात है, उनके रिपोर्ट के हिसाब से ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर रिपोर्ट ही गलत है तो लायबिलिटी भी इनकी आने वाली है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लायबिलिटी अंडर द कंपनी एक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, if the
ऑडिटर मेक अ रॉन्ग स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, देन ही शैल बी लायबल टू द सेम एंड शैल बी मेक अ गुड द डैमेज सफर्ड बाय द पीपल हु इन्वेस्टेड इन द शेयर्स एंड डिबेंचर्स। वही बात आ रही है बच्चे घूम घूम कर, बट हाँ अलग है यहाँ पर थोड़ा सा कि अगर जो स्टेटमेंट आपने बनाई है, जो आपने फाइनल रिपोर्ट बनाई है, उसके बेस पे लोग क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस में दिखाएगी इस चीज को, प्रोस्पेक्टस में दिखाएगी इस चीज को, और प्रोस्पेक्टस को देख के लोग क्या करते हैं, ये सभी के सभी जो शेयर होल्डर्स हैं, डिवेंचर्स होल्डर हैं, बैंक है, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, सारे के सारे को कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर ये स्टेटमेंट ही गलत है तो प्रोस्पेक्टस भी गलत है, तो यहाँ पे इनका इंटरेस्ट भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जो भी डैमेजेस होंगे तो शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर्स होल्डर को तो यहाँ पर इनको पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर हो जाता है फिनिश। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा का सारा चैप्टर, ये मैंने बहुत इन डेप्थ में पढ़ाया है, उम्मीद करते, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस पेपर वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जब मैंने आपको क्वेश्चन पेपर चैनल पे, जब हम हमारा चैनल भी है बच्चे, आप इसके ऊपर विजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बीकॉम क्लास 2023-2024 के क्वेश्चंस पेपर यहाँ पर, वो भी डिफरेंट देखो यहाँ पे नजर आ रहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 136 वीडियोस आर अवेलेबल, राइट। तो यहाँ पे बीकॉम 6 के, बीकॉम 4th, बीकॉम 5th सेमेस्टर, बीकॉम 3rd सेमेस्टर, इवन अलग अलग स्ट्रीम के सभी के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो यहाँ पर विजिट कीजिए, अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर को ऑपरेट कीजिए। और साथ ही साथ मैं बता देती हूँ, जो ऑडिटिंग के मोस्ट ऑफ चैप्टर हो चुके हैं, 8th चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, कल फिर हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, 9th चैप्टर से। ठीक है, सो हम कंटिन्यू करेंगे, जितनी जल्दी होगा ऑडिटिंग का जल्दी से सिलेबस करेंगे। कुछ ज्यादा ही लेंथी खींच दिया है हमने, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो गया था, थोड़ा बहुत वैसे ही बिजी चल रहे थे। सो उम्मीद करते हैं जो अब हमने ऑडिटिंग का ये अपॉइंटमेंट पावर ड्यूटी राइट ऑफ एन ऑडिटर वाला जो चैप्टर है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया हुआ है, और राइट एंड ड्यूटीज के ऊपर तो हमेशा हमेशा एक क्वेश्चन एज इट इज बनता ही बनता है। सो इनको स्किप मत, बिल्कुल भी मत करना है। इसके बच्चे देखो 3 पार्ट से, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इसके अंदर 2 पार्ट से, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, ड्यूटीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 पार्ट्स डिवाइड किए हुए थे, अकॉर्डिंग टू देयर इज अ कंपनी एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू 1949 के हिसाब से चार्टेड अकाउंटेंट, और आपके डिसीजन ऑफ द कोर्ट के ऊपर था। ठीक है, पावर की बात की जाए, राइट की बात की जाए, तो हमने यहाँ पे 10 पढ़े थे। अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, 2 बात की गई थी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, एक आपकी गवर्नमेंट कंपनी है। इसके अंदर सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन फिर शेयर होल्डर, और यहाँ पे सबसे पहले C&AG पर्सन, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते थे। लिमिट्स आपकी 30-60 विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ये थी। क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में देखो, पूरा चैप्टर यहाँ पे कंसाइज हो गया है। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप एक बार इसको अच्छे से कर लेंगे ना कहीं आपको फिर दिक्कत नहीं होने। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड पढ़ते रहिए, सेहत का ध्यान रखते रहिए। वीडियो जल्दी आएंगी, देन उसके ऑडिटिंग का खत्म होते ही हम फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर हम GST दोनों को साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, चैप्टर नंबर 9 के साथ।